महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में दहशत है। सीएम उद्धव ठाकरे राज्य को कोरोना के हवाले कर अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगेगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। महाराष्ट्र के लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि सरकार उनके हित में काम कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 94,041 हो गई है, जबकि 3,438 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 46,074 है, वहीं 44,517 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम एक बार फिर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र गठबंधन में शामिल कांग्रेस लॉकडाउन पर ही सवाल उठा चुकी है। अब देखना होगा कि कोरोना को रोकने के लिए महाराष्ट्र में क्या एक बार फिर लॉकडाउन होने जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस पर केजरीवाल सरकार फंस गई है। केजरीवाल दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों को छिपाने में लगे हुए हैं। इस पर दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के दिए गए मौत के आंकड़ों में काफी अंतर है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक यहां 984 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के मुताबिक यहां कुल 2098 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। इस तरह दोनों के आंकड़ों में काफी अंतर नजर आ रहा है। हालांकि एमसीडी के बयान पर केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई है, लेकिन उत्तरी नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयप्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार को अगर जवाब चाहिए होगा तो एमसीडी सारे आंकड़े देने के लिए तैयार है। दक्षिणी दिल्ली में 1080 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है और उत्तरी दिल्ली में 976 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस के कारण हुई है। पूर्वी दिल्ली में 42 लोगों की मौत कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। हालांकि जयप्रकाश ने यह भी कहा कि उनके पास सारे आंकड़े हैं और तीनों नगर निगम के पास मौत के अलग अलग आंकड़े हैं। इनमें किसी तरह की कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मौत के आंकड़ों को न तो कम किया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार किस तरह इतनी कम मौत बता रही है, ये सवाल बड़ा है। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की दीवारें धड़कने लगी हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का झगड़ा अब बाहर आने लगा है। कोरोना वायरस और कई मुद्दों पर पीछे से शिवसेना को घेरने वाली कांग्रेस पहली बार खुलकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच बीते 2 दिन से अंदर खाने बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने ठाकरे सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल होते हुए भी कांग्रेस को उतना महत्व नहीं मिल रहा है जितने की वो हकदार है। शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी सरकार के शिल्पकार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार किसी भी मुद्दे पर आपस में चर्चा कर फैसला ले लेते हैं, जबकि कांग्रेस को इसमें शामिल करने की जरूरत भी नहीं महसूस की जाती। यही वजह है कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शामिल जरूर है, लेकिन किसी निर्णय प्रक्रिया में उनके नेताओं की सलाह नहीं ली जाती। उसके बाद उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी की हुई बातचीत में सब कुछ ठीक होने की बात सामने आई थी। खुद सीएम ठाकरे ने राहुल गांधी को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस को सरकार में पूरा सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस के एक मंत्री की माने तो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि तीनों दलों की सरकार में कांग्रेस को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और सरकार की निर्णय प्रक्रिया में कांग्रेस की भी भागीदारी होनी चाहिए। इधर ठाकरे सरकार में एनसीपी दिन प्रतिदिन भारी पड़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं को ये खटक रहा है और इससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि अगर गठबंधन में उनको पूरा सम्मान और हक नहीं मिलता है तो वो महागठबंधन से अपना हाथ खींच लेंगे और अगर महाराष्ट्र में ऐसा हुआ तो उद्धव सरकार का गिरना तय है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने और राज्यसभा चुनाव के बीच राजस्थान की सियासी सुगबुगाहटों के बीच छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं के दावों के बाद अब बघेल सरकार संकट में फंस गई है। दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के बीच लगातार आपसी फूट बढ़ रही है, मंत्रियों में टकराव बढ़ रहे हैं और आपसी खींचतान जारी है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के एक बयान से सियासी गर्माहट और बढ़ गई है। सरोज पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि भूपेश सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, ये अपने ही लोगों से घिरी हुई है। ऐसे में वो अपने लोगों के बिना कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इस सरकार का जीवन भी बहुत लंबा नहीं है। सरोज पांडे के इस बयान के बाद सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियली ट्वीट के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, वाह, जो अपने राजनीतिक जीवन में दुर्ग से रायपुर तक का रास्ता नहीं नाप पाई, वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को गिराने का ख्वाब देख रही हैं। कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक सरोज पांडे पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी नेता के बयान के जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे। हालांकि सरोज पांडे के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उलटफेर हो न हो, लेकिन कांग्रेस में अभी खलबली जरूर मच गई है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से ये साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के राज में प्रदेश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी से राज्य का बुरा हाल है और प्रदेश की गठबंधन सरकार अपनों में ही उलझी है। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना से अलग धारा में चल रही है, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे अलग राह पकड़े हुए हैं। इस बीच राज्य में शिवसेना अपने पुराने रंग में नजर आ रही है। शिवसैनिक पहले भी महाराष्ट्र में उत्पात मचाते रहे हैं, लेकिन अब सरकार बनने के बाद इनकी हिम्मत 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सोलापुर में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी एक बार फिर देखने को मिली। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सोलापुर में एक वित्त कंपनी के कार्यालय पर हमला किया। वित्त कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान किस्त भुगतान के लिए कहा है, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और कंपनी में जमकर तोड़फोड़ की। मामले पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये ऋण किस्त के भुगतान पर जोर दे रहा था। राज्य सरकार ने कहा है कि कंपनियों को इससे बचना चाहिए। राज्य सरकार वित्तीय पैकेज पर काम कर रही है। हालांकि सोलापुर में ऐसी घटना के बाद भी राज्य की उद्धव सरकार खामोश है। उद्धव के तोते संजय राउत भी अपने कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकत पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं अभी तक इन कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि शिवसेना कार्यकर्ता राज्य में ऐसी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं और इस बार तो सरकार भी उनकी ही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस को आगाह किया है। उन्होंने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही बनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश में लूट मचा दी। जब सिंधिया ने इस अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं, सड़क पर आकर निपट लो। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके पास कांग्रेस को ये बताने का अवसर है कि सिंधिया ने जो फैसला किया वो सही था। आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को ये बता दो कि सिंधिया ने फैसला प्रदेश और जनता को बचाने के लिए लिया था। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं ने सिंधिया के समर्थन में आवाज बुलंद की। एमपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, सभी में जनसेवा का भाव होता है और यही वजह है कि बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि सिंधिया ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया क्योंकि उनमें देशभक्ति का भाव था। जिस राष्ट्रभक्ति भावना से स्वर्गीय राजमाता ने बीजेपी के संगठन को खड़ा किया, वही भाव सिंधिया में भी प्रस्फुटित हुआ। दरअसल एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस अभी भी सिंधिया के जाने के गम में डूबी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सिंधिया को भुनाने में लगी है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लगातार केस बढ़ने के बावजूद दिल्ली में अब कोई पाबंदियां नहीं है। लोग खुलेआम सड़कों पर घूमकर कोरोना को अपने घर बुलाने में लगे हैं। इस बीच केजरीवाल कोरोना पर अपनी सरकार को घिरता देख कई राजनीतिक पैतरे अपनाए, लेकिन चारों तरफ से फेल होने के बाद अब केजरीवाल केंद्र की शरण में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर कोरोना की स्थिति पर चर्चा की है।
केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। उधर दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के लोगों के इलाज पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसे उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को ये जानकारी दी कि दिल्ली में कोरोना के मामले और बढ़ेंगे। दरअसल केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद उपराज्यपाल अनिल बैजल पर निशाना साधना था। उपराज्यपाल ने केजरीवाल का फैसला पलटते हुए कहा था कि अब दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों का भी इलाज होगा। केजरीवाल को इसी बात पर आपत्ति थी, क्योंकि केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज सिर्फ दिल्ली वालों का ही हो। हालांकि केजरीवाल ने अमित शाह से मिलकर क्या मांग की है, इसका खुलासा अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले भी राजस्व का बहाना बनाकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की थी और एक बार फिर केजरीवाल मदद के लिए अमित शाह के पास पहुंचे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। कांग्रेस अर्श से फर्श पर पहुंच गई। लिहाजा सोनिया गांधी और कांग्रेस के पास जनता और कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कुछ नहीं था। लिहाजा कांग्रेस ने ईवीएम का बहाना ढूंढा। उसके बाद कांग्रेस लगातार चुनाव हारती गई और ईवीएम को दोषी मानती गई है। ईवीएम की धुर विरोधी रही कांग्रेस ने अब कोरोना की आड़ में एक बार फिर ईवीएम पर निशाना साधा है। एमपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की है। अब कांग्रेस इसके पीछे कोरोना को वजह बता रही है, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस की बहानेबाजी बताने में जुटी है। हालांकि ईवीएम के जरिए कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश में 15 साल की सत्ता का वनवास खत्म किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही और अब उपचुनाव की आहट के बीच ईवीएम एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस को पहले ईवीएम में गड़बड़ी होने का शक था और अब ईवीएम से कोरोना फैलने का डर कांग्रेस को सता रहा है। इसलिए कांग्रेस ने मांग की है कि आगामी उपचुनाव ईवीएम नहीं बल्कि मतपत्र यानी बैलेट पेपर से हो। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की ईवीएम से उपचुनाव कराने की मांग पर तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस जनता के बीच कभी जाती नहीं, इसलिए खुद की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। कांग्रेस ने उपचुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसीलिए अभी से ईवीएम का बहाना ढूंढ लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि अकेले मुंबई ने वुहान शहर को पीछे छोड़ दिया है। राज्य में कोरोना पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना पर निशाना साध रही है और प्रदेश में कोरोना के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार मान रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे और सरकार का बचाव कर रही है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपनी सरकार की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। आदित्य ने कहा कि कोरोना संकट कितना भी हो, आपको काम लगातार करना है। कुछ मामले ऐसे आते हैं जो डरा देते हैं। हमारी सरकार इस संकट में लगातार काम कर रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति आज काम कर रहा है। धारावी में अब लगातार मामले कम हो रहे हैं। हमें वायरस का पीछा करना पड़ेगा। अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि ये संयोग ही है कि कोरोना संकट के वक्त वो मुख्यमंत्री हैं और मुश्किल वक्त में वो महाराष्ट्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार में मुंबई के केयरटेकर मंत्री आदित्य ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में किसी महामारी को लेकर बहुत चुनौती आती है। इसकी किसी दूसरे शहर से तुलना नहीं की जा सकती है। बीजेपी की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर भी शिवसेना नेता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आक्रामकता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हालांकि आदित्य और शिवसेना भले ही कोरोना पर अपनी सरकार का बचाव करते दिख रहे हैं, लेकिन राज्य की हकीकत कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।